हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं विकास राठौर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल में जिसका नाम है टॉकिंग टेक्स्ट बुक्स लिविंग नो चाइल्ड बिहाइंड प्रेजेंट फ्रॉम कोटा टू इंडिया टीचिंग लाइफ, जहां पे बेटा आप लोगों को ओलंपियाड्स के साथ साथ स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी कराई जाती है। और मेरी बात सुनो, आप लोगों को पता है हमारी बायोलॉजी की क्लासेस बहुत दिनों के बाद आ रही, तो देखो अपन आज से बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर के आए हैं और बहुत बढ़िया टॉपिक लेकर के आए हैं, वो है हमारा सेल। और सेल के बारे में आप लोगों को थोड़ा बहुत आइडिया होगा, मैं जानता हूं, ठीक है ना। लेकिन अपन सबसे पहले उसकी इंट्रोडक्शन को पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन के बाद में धीरे धीरे जो ओलंपियाड्स में आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे, प्लस इसके अलावा जो सबसे खास बात है, स्कूल एग्जामिनेशंस की प्रिपरेशन भी हमें लोगों को करनी है। ओके, और आप लोगों का साथ देने के लिए मेरे पीछे बोर्ड पे आप लोगों को हमारी ऑसम टीम नजर आ रही होगी जो आप लोगों के लिए तत्पर है। ओके, आगे बढ़ते हैं। देखो, अगर आप टेलीग्राम पे अगर आप और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो बेटा, जैसे कि मान लीजिए कि सर मुझे और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है और मैं और भी ज्यादा जो है प्रैक्टिस वगैरह के लिए क्वेश्चंस वगैरह लेना चाहता हूं, तो आपको क्या करना है, सिंपली गूगल प्ले पे जा करना है और टेलीग्राम को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। और टेलीग्राम को जैसे आप डाउनलोड कर लेंगे, जो भी आपकी क्लास है वो आपको कोड यूज करना है t.me/ttb06। ये क्लास 6 के लिए है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है, 9th के लिए अलग है और 10th के लिए अलग अलग है। जहां पे यहाँ पे आप लोगों के लिए सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए हमारी टेक्नीशियन जो टीम है वो आप लोगों के लिए प्रैक्टिस पेपर अवेलेबल करवाती है। और अगर आपको किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, आगे बढ़ते हैं। एक बार फटाफट से देख लीजिए आपका फर्दर कोड, फिर आगे बढ़ेंगे। 6th क्लास के लिए अलग है, 7th के लिए अलग है, 8th के लिए अलग है। ओके, t.me/ttb009 9th क्लास का ध्यान रखना बेटा, 00 आता है इसमें। ओके, आगे बढ़े। अब सबसे खास बात देखिए, आप लोग मेरे साथ YouTube पे तो जुड़े हुए हो ही सही, लेकिन इसके अलावा आप और भी मेरे साथ में पैकेजिंग के साथ में जुड़ना चाहते हो और भी ज्यादा प्रैक्टिस करना चाहते हो, तो आपको सिंपली करना क्या है। देखो बेटा, आप लोगों को हमारी वेबसाइट पे जाना है www.talkingtextbooks.in पे, ठीक है। जैसे ही आप वहां पे जाओगे और स्क्रॉल करोगे तो आप लोगों को आपकी क्लासेस के हिसाब से जो भी आपकी क्लास है वहां पे आपको मिल जाएगी। फर्दर आपको अगर मैं एक एग्जांपल दिखाना चाहूं, जैसे कि यहाँ पे आपको नजर आ रहा होगा, जैसे 6th क्लास है, तो यहाँ पे 6th क्लास के लिए आपको अगर मान लीजिए स्टडी मटेरियल चाहिए या फिर रिकॉर्डेड क्लासेस वगैरह, लाइव क्लासेस वगैरह चाहिए या होमवर्क चेकिंग वगैरह के लिए चाहिए, तो आप लोगों को क्या करना होगा, बाय नाउ पे क्लिक करना है। ओके, और बाय नाउ पे जैसे आप क्लिक करेंगे तो बेटा आप लोगों को यहाँ पे एक विंडो खुलेगी। उस विंडो पे जाकर के आप लोगों को क्या करना है, यहां पे जाकर के आपको VR लाइव जो नजर आ रहा है इस कोड को यूज करना है। उससे होगा क्या पता है, उससे होगा ये कि आप लोगों को डिस्काउंट मिल जाएगा और ये जो कोर्स है आपको कितने का हो जाएगा, 6300, ओनली 6300 का हो जाएगा। ओके, और आप हमारे साथ में जुड़ जाओगे और आराम से आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। ओके, अगर इसमें किसी तरह की कोई क्वेरी हो तो आप लोगों को यहाँ पे नंबर नजर आ रहे होंगे 9549041111, और यहाँ पे आप किसी भी तरह की आपकी कोई भी क्वेरी हो उस क्वेरी को आराम से सेटिस्फाई कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। अब रही बात कि सर हम किस तरीके से इसको बाय करें, तो बाय करने के लिए आप जैसे बाय पैकेज करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों के लिए क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग, आप इनमें से किसी न किसी को तो यूज करते ही होंगे और वहां से आपका पेमेंट डिडक्ट हो जाएगा। ओके, और यहां से आप लोगों के लिए एक कॉल आ जाएगी ताकि आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आए। ओके, और फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है कि यहाँ पे एक नंबर रहे, ठीक है, आप यहाँ पे जाकर के बात कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। ओके, चलें। अब जो हमारा आज का टॉपिक है वो है क्लास 8th का बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी में हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है हमारा सेल। ओके, क्या है, सेल। सेल के बारे में आप लोग ऑलरेडी जानते हैं, मैं जानता हूं, बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। सेल है क्या एक्चुअली में, बताइए। मैं आप लोगों से पूछूं कि सेल होता क्या है, तो सेल के बारे में आप एक ही बात कहोगे, सर फंक्शनल, स्ट्रक्चरल, फंडामेंटल यूनिट है, ठीक है, मैं मानता हूं। ओके, और यही रटी रटाई डेफिनेशन चलती आ रही है और चलती रहेंगी, लेकिन हमें थोड़ा सा एडवांस बनना है और उस एडवांस बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, आगे बढ़ते हैं। देखो, आज जिस टॉपिक के बारे में अपन कवर करने वाले हैं वो मैं आपको लोगों को बताऊंगा, लेकिन उससे पहले हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है वो है हमारा कार्डिनल प्रॉमिस। क्या है बेटा, कार्डिनल प्रॉमिस। फटाफट से पहले कार्डिनल प्रॉमिस करिए। आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस, आई प्रॉमिस टू लिसन टू द कंप्लीट लेक्चर, आई प्रॉमिस
to the listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. फटाफट से कर लीजिए। हो गया? चलें आगे। I promise to listen to the complete lecture and make proper notes of it so that I can become a smart student. Okay? चले देखिए, आज जिस टॉपिक को अपन लेकर के आए हैं वो है हमारा सेल, और सेल के बारे में हम लोग किस किस चीज को देखेंगे। सेल क्या होता है, डिस्कवरी किस तरीके से इसकी हुई थी, और इसके पीछे कौन कौन से साइंटिस्ट थे, और साइंटिस्ट ने जो है किस तरीके से सेल थ्योरी को दिया हुआ होगा। ठीक है, सेल थ्योरी के बारे में भी अपन देखेंगे। सेल थ्योरी के बाद में फिर मॉडर्न सेल थ्योरी किस तरीके से आई, भाई कोई ना कोई तो रीजन रहे होंगे ना। पहले तो सेल आई होगी, ठीक है ना, सेल को डिस्कवर किया हुआ होगा, उसके बाद में सेल थ्योरी बनाई होगी, मॉडर्न सेल थ्योरी की क्या योगदान रहा। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें अपन आज इस वाले लेक्चर में पढ़ेंगे। इसके बाद में जो सेल के ऑर्गेनल्स हैं उनके बारे में अपन नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे। आज ओनली अपन सेल के सिंपल जो मान लीजिए कि ब्रीफ में अपन देखना चाह रहे हैं। ओके, और कुछ प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस हैं, प्लस इसके अलावा स्कूल एग्जामिनेशंस क्वेश्चन को भी अपन यहाँ पे देखेंगे। ओके, अब टाइप्स ऑफ सेल्स के बारे में आप लोगों को पता होगा कि टाइप्स ऑफ सेल्स क्या होती हैं, थोड़ा थोड़ा तो आइडिया होगा, और अगर नहीं है तो डेफिनेटली आज आप लोगों को कोई ना कोई आइडिया नहीं, बहुत अच्छा आइडिया मिल जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं है। ओके, आगे बढ़े, चलिए ठीक है। सेल की अगर मैं बात करता हूं, सुनना मेरी बात, सेल की अगर मैं आप लोगों से बात करूं, व्हाट इज सेल, सेल के बारे में अगर बात की जाती है तो सीधी सी बात आती है, सर सेल इज अ फंक्शनल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है। सही बात है, बिल्कुल सही बात है भाई साहब, कि ये सेल हमारी बहुत सिंपल होती है, और सेल जो भी एक्टिविटी हमारी बॉडी के अंदर हो रही है, जब हमारा बॉडी का मेटाबॉलिज्म जो भी प्रोसेस कर रहा है उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रही है, सेल पार्टिसिपेट कर रही है। लेकिन हम ये जानना चाहते हैं कि सेल का मीनिंग क्या होता है। तो सेल का सीधा सा मीनिंग होता है सेला, ये एक लैटिन वर्ड से मिलकर बना हुआ है, बेटा ध्यान रखना, किससे मिलकर के बना हुआ है। सेल जो वर्ड है, सेल वर्ड की अगर मैं बात करता हूं, एक लैटिन वर्ड सेला से मिलकर के बना हुआ है, जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम्स। बात समझ में आ रही है ना। सेल का सीधा सा मीनिंग क्या है, सेल का सीधा सा मीनिंग ये है कि सबसे पहले हमने जो समझा वो ये कि सेल एक लैटिन वर्ड सेला से मिलकर के बना हुआ है, और सेला का मीनिंग क्या होता है, एक छोटा रूम या छोटा कंपार्टमेंट। हम क्या कह सकते हैं, एक छोटा रूम भी कहा जा सकता है या फिर कंपार्टमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, छोटे छोटे कंपार्टमेंट। ओके भाई, एक छोटे छोटे कंपार्टमेंट से तो मिलकर के एक पूरी की पूरी मल्टी बिल्डिंग बनती है ना। आप लोगों ने देखा होगा, उन्हें क्या बोला जाता है, कंपार्टमेंट से तो बोलते हैं अपन लोग। ठीक है, मैं इस कंपार्टमेंट में रहता हूँ या मैं उस कंपार्टमेंट में रहता हूँ, तो उससे मिलकर के एक पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। ठीक है ना, वो चीज अपन आगे समझेंगे कि किस तरीके से सेल हमारी बॉडी में वाइटल रोल प्ले कर रही है। ठीक है, देखो जो सेल है वो किससे मिलकर के बनी हुई है, छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर के बनी है। उसके बारे में मैं आपको लोगों आगे बात बताऊंगा। अगर हम बात करते हैं सेल के बारे में, तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है और बायोलॉजिकल यूनिट है। इतना हम लोग पहले से जानते थे। आज जो हमने नई चीज सीखी है वो है क्या, एक लैटिन वर्ड है जिसका मीनिंग होता है स्मॉल रूम, छोटे छोटे कंपार्टमेंट। ओके, तो कहने का मतलब यह है कि सेल भी हमारी बॉडी के अंदर एक स्मॉलेस्ट पार्टिकल है। सीधी सी बात है, बात समझ में आ रही ना। तो सबसे स्मॉलेस्ट पार्टिकल क्या है हमारी बॉडी में, सेल है, सीधी सी बात है। और सेल से मिलकर के ही पूरा का पूरा ऑर्गेनिज्म तैयार हुआ है, पूरा ऑर्गन हमारी बॉडी के तैयार हुए हैं। ओके, इस चीज को हम आगे समझेंगे, इसीलिए मैं बार बार इस चीज के ऊपर आप लोगों को स्ट्रेस दे रहा हूं, ध्यान से सुनना। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, आप लोगों ने सुना होगा A cell is the smallest unit of life। सही बात है। अरे भाई, जब मैंने आप लोगों से कह दिया कि हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म या हमारी बॉडी जो भी प्रोसेस कर रही है, जो भी एक्टिविटी कर रही है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रही है, सेल्स पार्टिसिपेट कर रही है। तो सीधी सी बात है, एक छोटा सा पार्टिकल है जो हमारी पूरी की पूरी बॉडी के अंदर फैला हुआ है, तो वो क्या है,
सेल ही है, तो सीधी सी बात है, अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट हम बात करते हैं अगर सेल की, तो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म होता है, जेली लाइक सब्सटेंसेस होते हैं बेटा। इसके अलावा और भी सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, वो किस तरीके से वर्क करते हैं अपन नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे। ओके, ये तो एक सेल के बारे में छोटी सी जानकारी। नेक्स्ट हम जो बात करते हैं वो ये है, व्हाट इज सेल मेड ऑफ। इस चीज को अभी यहां पे आप रोक दीजिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बाद में समझाऊंगा। ओके, लेकिन इस चीज को दिमाग में रखना, व्हाट इज सेल मेड ऑफ, कि सेल किससे मिलकर के बनी हुई है। ओके, ये पूरी की पूरी सेल है और इसके अंदर आप लोगों को नजर आ रहा होगा एक वोटरी सब्सटेंस है। क्या है? एक वोटरी सब्सटेंस है। ये हमारी कौन सी सेल है? एनिमल सेल है। ओके, इसके अंदर क्या है? वोटरी सब्सटेंस है, जिससे क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। क्या कहा जाता है? साइटोप्लाज्म। ओके, और आप लोगों को छोटे छोटे नजर आ रहे होंगे जिन्हें माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है, और हम बात कर सकते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी अपैरेटस, ये सबके सब क्या हैं? सेल के पार्ट्स हैं, या हम कह सकते हैं सेल ऑर्गेनल्स हैं। ओके, सब समझ में आ जाएगा, टेंशन वाली बात नहीं, बस इतनी सी बात समझनी है हम लोगों को कि हमारी बॉडी का जो सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट है वो क्या है? वो सेल है। और कोई सी भी एक्टिविटी हो रही है, ध्यान सुनना, मैंने आप लोगों को फर्स्ट लाइन के अंदर लिख दिया है, स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल। अब एक बार बताओ मुझे, हमारी बॉडी का जो स्ट्रक्चर बना हुआ है, हमारी बॉडी का जो ढांचा बना हुआ है, वो किसकी वजह से बना हुआ है? कौन रेस्पॉन्सिबल है भाई साहब? सेल रेस्पॉन्सिबल। नेक्स्ट हम बात करें फंक्शनल। अरे यार एक बार बताओ, कोई सा भी फंक्शन हो हमारी बॉडी का, सीधी सी बात है, अगर कोई किसी भी टाइप का फंक्शन हो रहा है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सेल पार्टिसिपेट कर रही है। और बायोलॉजिकल, चाहे कोई सी भी बायोलॉजिकल एक्टिविटी हो रही है, वहां तो सेल का बहुत अहम रोल होता है भाई साहब। बात समझ में आ गई ना? सेल के बारे में अभी तक हम लोगों ने जो चीज पढ़ी थी, आज हमने उससे थोड़ा सा ऊपर देखा है। ओके, अभी तक सिर्फ हमारे पास में एक डेफिनेशन हुआ करती थी, वो थी क्या? सेल इज द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल, फंडामेंटल, बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ। सीधी सी बात। अब कहा जाए क्या है भाई साहब? नहीं पता। क्या है भाई? नहीं पता। लेकिन अब हमें समझ में आ गया कि स्ट्रक्चरल क्यों है, फंक्शनल क्यों है, क्योंकि कोई भी फंक्शन हो रहा है, कोई भी प्रोसेस हो रही है, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? सेल पार्टिसिपेट कर रही है भाई। और बायोलॉजिकल यूनिट, अरे यार एक बात बताओ, हमारी बॉडी के अंदर कई सारी केमिकल और बायोलॉजिकल प्रोसेस होती रहती है, तो वहां पे कौन पार्टिसिपेट कर रहा है? यहाँ पे मैं बात कर रहा हूं ओनली बायोलॉजिकल एक्टिविटीज के बारे में। ठीक है, आगे चले। कोई प्रॉब्लम है इसमें? सेल के बारे में हम लोगों को अच्छे से आइडिया लग गया है। ओके, छोटे छोटे रूम क्या हैं, छोटे छोटे कंपार्टमेंट से मिलकर के हमारी पूरी की पूरी बॉडी तैयार हुई है, इतना भी हमें समझ में आ गया है। ओके, इस क्वेश्चन को आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ अपने माइंड में रखना है। मैं आप लोगों से फिर से कह रहा हूं, ठीक है, वापस घूम करके अपन इसी क्वेश्चन पे आएंगे, टेंशन वाली बात नहीं है, लेकिन मैंने आप लोगों को यहां पे सब कुछ लिखवा रखा है। अब हम बात करते हैं, आगे चलते हैं, डिस्कवरी ऑफ सेल के बारे में बात करते हैं। एक बार बताओ, चलो ठीक है साहब, आपने मेरे से बोला कि सर मान लिया हमने कि सेल जो है सबसे छोटा पार्ट है, सबसे छोटी यूनिट है, जो स्ट्रक्चरल भी है, फंक्शनल भी है और बायोलॉजिकल एक्टिविटी भी है, और सेल इज अ यूनिट ऑफ लाइफ, हमने ये भी मान लिया। लेकिन सर हमें तो ये बताओ कि सेल की डिस्कवरी हुई कैसे? चलो ठीक है, सेल की डिस्कवरी के बारे में अपन एक छोटी सी कहानी के तौर पे देखते हैं। देखो कहानी ये है कि एक बार क्या हुआ था, रॉबर्ट हुक थे, बहुत अच्छे थे, बहुत अच्छे नहीं, बहुत ही ज्यादा अच्छे हुआ करते थे ये भाई साहब, और बहुत शानदार इनका नेचर था। ठीक है, लेकिन कहते हैं ना कि वो डिस्कवरी करने वाला काम था इन लोगों का। ठीक है, अब साइंटिस्ट है, कुछ ना कुछ तो देखो दिमाग में अपन एक बात मान सकते हैं कि कुछ ना कुछ होता ही है इन लोगों के। ठीक है ना, तो इन्होंने क्या किया कि एक छोटा सा कॉर्क सेल ली, ठीक है, उस कॉर्क सेल को लेकर के उसकी बारीक 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 बिल्कुल थिन स्लाइसेस लेते चले गए। ठीक है, अब थिन स्लाइसेस को लेने के बाद में उस टाइम इनके पास में माइक्रोस्कोप था, और उस माइक्रोस्कोप के अंदर जब इन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट और सबसे थिन लेयर को देखा, तो इनको क्या नजर आया? ध्यान से सुनिएगा, इनको उस
कॉर्क सेल के अंदर इस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर आई। किस तरीके से? इस तरीके से उनको स्ट्रक्चर्स नजर आई। बात समझ में आ रही है ना? इस तरीके से उनको इसमें एक स्ट्रक्चर्स नजर आई। अब जब उन्होंने इसको माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तो मैं इस पार्ट की बात कर रहा हूं भाई, पूरी की पूरी स्लाइस होगी या ऐसी होगी या ऐसी होगी, जैसी भी होगी, ठीक है। लेकिन उन्होंने, ध्यान से सुनना, मैं आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं, उन्होंने क्या करा कि इन्होंने रॉबर्ट हुक जो थे, उन्होंने इस वाले पार्ट को, इस वाले रूम को, इस वाले कंपार्टमेंट को, ध्यान से सुनना, इस वाले रूम को रूम कह सकते हो, इस वाले कंपार्टमेंट को, ठीक है, और इस वाले पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया? उन्होंने इसका नाम दिया सेल। ओके, और जैसा कि आप लोगों को पता है कि सेल का मीनिंग क्या होता है, सेल का सीधा सा मीनिंग होता है स्मॉल रूम। क्या होता है बेटा? स्मॉल रूम होता है। बात समझ में आ गई होगी मेरे को जहां तक लग रहा है। ओके, इस छोटे से पार्ट को उन्होंने जब देखा तो इसका नाम क्या रखा उन्होंने? इसका नाम रखा उन्होंने सेल। और इस तरीके से रॉबर्ट हुक ने क्या किया? सेल की डिस्कवरी की थी। ओके, लेकिन इसके मिड पार्ट में उन्होंने जब देखा तो इसके मिड पार्ट में उनको कुछ स्ट्रक्चर्स नजर आई थी। इसकी डिस्कवरी किसने की थी और उसका क्या नाम है, इसके बारे में अपन आगे बात करेंगे, टेंशन वाली बात नहीं है। लेकिन यहां पे जो समझने की बात है, दोबारा समझने की कोशिश करना बेटा, कि सर कॉर्क सेल, कई बार मेरे से बच्चे इस तरीके से पूछते हैं कि सर कॉर्क सेल क्या है? अरे भाई, एक स्लाइस, सीधी सी बात है। ओके, वुडन स्लाइस है और कुछ नहीं। उस वुडन स्लाइस को क्या करते गए? थिन करते गए, थिन करते गए, थिन करते गए। अब जितना उनसे मैक्स टू मैक्स हो सकता था, उन्होंने उसको उतना थिन किया। और थिन करने के बाद में जिस टाइम पे और जिस तरीके से उनके पास में माइक्रोस्कोप होगा, और उस माइक्रोस्कोप में जब उन्होंने इसको देखा, इस स्लाइस को लगा करके, तो उनको इस तरीके से स्ट्रक्चर्स नजर, ऐसा नहीं है कि यहां पे नहीं थी, पूरी की पूरी इस तरीके से स्ट्रक्चर बनी हुई थी। ओके, पूरी की पूरी स्ट्रक्चर बनी हुई थी। और इस वाले पार्ट को, सॉरी, एक मिनट में दोबारा बना देता हूं इसको। देखो, मैं बात कर रहा हूं, मैं इस वाले पार्ट की बात कर रहा हूं ओनली। अपन इस वाले पार्ट की बात करते हैं, ठीक है ना? अपन को ज्यादा बात नहीं करनी है, हमारे काम का पार्ट यही है। इस वाले पार्ट को उन्होंने क्या नाम दिया बेटा? सेल नाम दिया। ओके, तो सेल की डिस्कवरी किसने की थी? ध्यान से सुनना, रॉबर्ट हुक। हमेशा ध्यान रखिएगा, आपके सामने यहाँ पे बहुत अच्छा प्यारा फोटो लगा हुआ है उनका। और उन्होंने, मैं जब सेल की डिस्कवरी की, तो एक माइक्रोग्राफिया करके उनकी बुक है, उसके बारे में इन्होंने कुछ ना कुछ उसमें लिखा था। ठीक है, माइक्रोग्राफिया में जो है वो क्वेश्चन आता है कि माइक्रोग्राफिया किसने लिखी, तो हमारा आंसर क्या होगा? रॉबर्ट हुक होगा। रॉबर्ट हुक ने जो डिस्कवरी की थी, कॉर्क सेल के अंदर की थी। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन हमारा ये भी आ सकता है कि रॉबर्ट हुक ने जो है सेल की डिस्कवरी की तो किसका यूज किया था? ऑब्वियसली माइक्रोस्कोप का यूज किया होगा ना। अरे भाई, सबसे छोटी चीज देखनी, सबसे थिन चीज देखनी है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? माइक्रोस्कोप का यूज करना पड़ेगा। और माइक्रोग्राफिया का रिलेशन किसके साथ में है? रॉबर्ट हुक के साथ में है। या फिर क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि माइक्रोग्राफिया जो रिलेटेड है वो किससे है? सेल बायोलॉजी से है। ठीक है, सेल के बारे के में ही लिखा हुआ है इसमें। क्या किसके बारे में लिखा हुआ है? सेल के बारे में ही लिखा हुआ है। तो माइक्रोग्राफिया जो बुक है वो किससे रिलेटेड है बेटा? सेल से रिलेटेड है। हमारे यहाँ पे 4-5 क्वेश्चंस निकलते हैं, उन क्वेश्चंस को हमें कैसे भी करके अटेम्प्ट करना है, हाथ से नहीं जाने देना है। ठीक है, फटाफट से देखो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास में एंटोन वॉन लीeuwenhoek। ठीक है, अब आपको एक बार बता दूं मैं, वो ये कि जो रॉबर्ट हुक थे ना, रॉबर्ट हुक ने, अब यार एक बार बताओ, जो लकड़ी का टुकड़ा लिया होगा, पता नहीं जाने कब बना हुआ होगा, जाने कब गिरा होगा, जाने कब उनके पास में आया होगा, ऑब्वियसली उसकी जो सेल्स वगैरह हैं वो क्या हो चुकी होंगी? डेड हो चुकी होंगी। तो हमारे दिमाग में एक क्वेश्चन क्लिक करता है कि सर एक बार बताओ, जब इन्होंने डेड सेल की डिस्कवरी की तो लिविंग सेल की भी तो डिस्कवरी की होगी ना किसी ने तो ऑब्वियसली की होगी यार, ऐसी बात थोड़ी ना, हमारे साइंटिस्ट बहुत अच्छे हुआ करते हैं। ठीक है, हम ये कह सकते हैं कि जो एंटोन वॉन लीeuwenhoek हुआ करते थे, इनकी
इमेज में आप लोगों को नेक्स्ट स्लाइड के अंदर बताऊंगा, बहुत अच्छे बड़े बड़े बाल हैं उनके, ठीक है। ओके, देखो एंटोनियो लीवेनहुक ने लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी, और लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी उन्होंने कब, जब वो पॉन्ड में नहा रहे थे, तो पॉन्ड से पानी वानी लेकर के आ गए, और पता नहीं आज, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, ये साइंटिस्ट हैं, ठीक है, एक अव्वल दर्जे का इनका दिमाग होता है, अपन बांध नहीं सकते कि इनके दिमाग में क्या चल रहा है और ये क्या सोच रहे हैं, ठीक है। लोगों ने सोचा कि यार ये पानी क्यों लेकर के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने क्या करा, उस पानी को लेकर के गए, उस पानी को लेकर के जाने के बाद में जब उन्होंने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा, तब उन्होंने सबसे स्मॉलेस्ट लिविंग सेल की डिस्कवरी की। तो डेड सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक भैया ने, ठीक है। और लिविंग सेल की डिस्कवरी की अगर अपन बात करते हैं तो लिविंग सेल की डिस्कवरी की थी एंटोन लीवेनहुक ने। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। सॉरी, एक मिनट, देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। यदा कदा गड़बड़म होती, कभी कभार गलती हो जाती है, ओके। देखिए फटाफट से वहीं पे आ गए हैं हम लोग, फटाफट से देख लो बेटा, जो भी आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। बहुत सिंपल सी बात है, अभी तक सिर्फ और सिर्फ हमने सेल के बारे में समझा है। ओनली किसके बारे में समझा है? सेल के बारे में समझा है, सेल के बारे में बहुत अच्छे से समझा है, प्लस इसके अलावा सेल की डिस्कवरी के बारे में समझा है। फिर आगे थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे हम जब चलेंगे तो थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती चली जाएगी। इसीलिए मैं आप लोगों से कह रहा हूं, यहां पे भी अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 स्लाइड के अंदर, सिर्फ 2 स्लाइड के अंदर हमारे 5 क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को बता दिए। उन 5 क्वेश्चंस में से एक भी क्वेश्चन अगर छूटता है तो कहने का मतलब यह है कि, अब क्या कहूं मैं, आगे आप ही जानते हो, ध्यान से सुनिए। मैंने आप लोगों को बताया रॉबर्ट हुक का संबंध किसके साथ में है? सेल बायोलॉजी के साथ में। माइक्रोग्राफिया का रिलेशन किसके साथ में है? सेल के साथ में। माइक्रोग्राफिया में क्या लिखा हुआ है और किसने लिखी है? अरे भाई सेल के बारे में लिखी है और रॉबर्ट हुक ने लिखी है। बात समझ में आ गई ना? नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, ओके। चलें आगे। भाई बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इस तरीके से उन्होंने जब देखा होगा तो वो क्या है, उन्होंने उसको लिविंग सेल माना, ओके। चलें आगे, चलिए ठीक है। अब हम बात करते हैं सेल थ्योरी की। देखो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया कि जो हमारे रॉबर्ट हुक भैया थे वो क्या थे, बहुत सिंपल थे, बहुत ही ज्यादा सिंपल, ठीक है। दीन दुनिया से उनको कोई लेना देना नहीं था, ठीक है। संत समाज के आदमी हुआ करते थे, लेकिन जो बहुत ही ज्यादा चालाक साइंटिस्ट थे, दोनों के दोनों जर्मनी के थे भाई साहब, इतने ज्यादा चालाक, दोनों के दोनों मिले। एक बोटेनिस्ट हुआ करते थे और एक जो थे हमारे फिजिशियन थे, ठीक है। दोनों ने मिलकर के क्या कहा, दोनों ने मिलकर के ये कहा कि यार रॉबर्ट हुक साहब ने सेल की डिस्कवरी कर दी और पूरे मार्केट के अंदर सिर्फ एक ही नाम है, वो है रॉबर्ट हुक, जिंदाबाद, ठीक है। तो क्या करना चाहिए कि यार एक काम करते हैं, अपन जो है सेल थ्योरी डिस्कवर कर देते हैं, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ हमें करना क्या है, उनके नोट्स को कॉपी करके मार्केट में डाल देना है। सेल की डिस्कवरी होना एक अलग चीज है, ध्यान से सुनिए, सेल की डिस्कवरी होना एक अलग चीज है और सेल थ्योरी का आना एक अलग चीज है ना। इन दोनों ने क्या करा, सिर्फ और सिर्फ दूसरे की मेहनत पर आकर के इन्होंने अपना इतने प्यारे तरीके से, क्या बताऊं मैं आप लोगों की, मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ इन दोनों का नाम होने लगा, एमजी स्लाइडेन और एक थे हमारे टी स्वान। दोनों के दोनों जर्मनी से बिलोंग करते थे बेटा, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार सेल थ्योरी को दिया था। और सेल थ्योरी जब उन्होंने दी तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ये बताया क्या, कि जो सेल है वो बेसिक यूनिट है हमारे जीवन का। ध्यान से सुनना, हमारे जीवन की जो बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल है भाई साहब। और सेल जो है वो सभी के सभी एक्टिविटी में, सभी की सभी प्रोसेस में पार्टिसिपेट करती है, ये कह दिया उन लोगों ने। किन्होंने? टी स्वान और एमजे स्लाइडेन ने। दोनों ने क्या कहा कि भाई अ सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ और सेल आर प्रेजेंट इन ऑल ऑर्गेनिजम्स। यार एक बार बताओ, जब मुझे आप लोग कि जब सेल बेसिक यूनिट है, जब सेल बेसिक यूनिट है, जब सेल बेसिक यूनिट है तो सेल तो प्रेजेंट होगी ना भाई, सभी ऑर्गेनिज्म के अंदर प्रेजेंट होगी। बस ये दोनों लेकर के वो क्या हो गए, अमर हो गए, सीधी सी बात है। फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे। अब हमारे पास में यहां पे एक क्वेश्चन आएगा, फटाफट से आप लोग मुझे वो कमेंट में कर सकते हो कि सर
अभी तक हम लोगों को ये नहीं पता कि सेल के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ओके, सेल थ्योरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया, ओके, सेल हम बात करें अगर सेल की माइक्रोग्राफिया के बारे में, तो सेल की डिस्कवरी के बारे में हम लोगों ने देख लिया। लेकिन अभी तक हमारे पास में जो चीज है सबसे इंपॉर्टेंट वो ये है कि सेल आई कहां से, ठीक है। इन दोनों ने तो क्या किया था, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या बताया है कि भाई एमजे स्लाइडेन ने और जो हमारे पास में टी स्वान थे, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ इतना सा किया कि उनकी जो सेल थ्योरी थी, जो सेल की डिस्कवरी थी, उस सेल की डिस्कवरी के नोट्स को क्या कर दिया, अपने तरीके से अपने अंदाज में बताया, और वो किस तरीके से मार्केट के अंदर आई, सेल थ्योरी बनकर के मार्केट के अंदर आ गई, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये तो नहीं बताया ना कि भाई सेल है कहां और सेल अराइज कैसे हो रही है। चलो ठीक है, हमने मान लिया कि सारे के सारे ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात कर रहे हैं, चलो ठीक है, अच्छी बात है भाई साहब, तो वहां पे सेल प्रेजेंट है। लेकिन हमें तो ये बताओ कि सेल अराइज कहां से हुई, बस हमें तो ये बता दीजिए आप, सेल अराइज कहां से हुई ये बताओ, ओके। लेकिन उस टाइम पे जब जो भी सभा में ये बैठे होंगे, जो भी असेंबली वहां पे लगी होगी, वहां पे इन दोनों के अलावा दूसरा कोई नाम नहीं, बस इन दोनों का नाम चमकने लगा। रॉबर्ट हुक के बाद में अगर सेल थ्योरी के बारे में अपन बात करें तो सेल थ्योरी में दो नाम आते हैं, एक है हमारे एमजी स्लाइडेन और दूसरे हैं टी स्वान। इनका अगर हम बात करें इनके संबंध की, तो ये किससे रिलेशन रखते थे, ये बोटेनी से रिलेशन रखते थे। किससे, बोटेनिस्ट हुआ करते थे, पेड़ पौधे इनके बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। और अगर इनके बारे में अपन बात करें, फिजिशियन हुआ करते थे, भाई साहब पूरी की पूरी बॉडी पार्ट के बारे में बहुत अच्छी नॉलेज हुआ करती थी। देखो दोनों के दोनों जर्मनी से, चालाक भी होंगे पक्की बात है, और अपनी इन्होंने सेल थ्योरी मार्केट के अंदर डाल दी, ठीक है। लेकिन जो मेन क्वेश्चन है हमारा वो ये है भाई साहब, सेल अराइज कहां से हुई। सबके सब लोग सिर्फ और सिर्फ इस चीज को ढूंढने में लग गए कि सेल अराइज कहां से हुई, क्योंकि जो भी सेल को ढूंढ करके लेकर के आ जाएगा कि सेल अराइज कहां से हो रही है, मार्केट के अंदर उसी की जिंदाबाद जिंदाबाद होने लगेगी। और सबके सब ढूंढने लगे, ओके। अभी तक सिर्फ और सिर्फ रॉबर्ट हुक के बाद में हम बात करें एमजे स्लाइडेन और टी स्वान, इन दोनों का नाम चल रहा था। लेकिन हमें अभी तक इस चीज की खोज थी कि भाई साहब सेल अराइज कैसे हुई है, सेल आई कहां से, हमें तो ये चीज समझाओ आप बस, ठीक है। अब सीधी सी बात मैं आप लोगों को बताता हूं, मार्केट के अंदर एक नए साइंटिस्ट आए, वो इनसे ज्यादा, मैंने कहा ना, साइंटिस्ट का जो दिमाग है हम उसकी गति को बिल्कुल नाप नहीं सकते भाई साहब, खतरनाक लेवल होता है उसका, ठीक है। अब हम बात करते हैं जो सबसे बढ़िया साइंटिस्ट थे, वो थे हमारे, ध्यान सुनना, वो थे हमारे रुडोल्फ विर्चो। कौन थे, रुडोल्फ विर्चो, जो आपको यहाँ पे नजर आ रहे होंगे, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो आए और रुडोल्फ विर्चो की जो है मार्केट के अंदर जिंदाबाद होने लगी, ठीक है। रुडोल्फ विर्चो ने बताया क्या, रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि सेल अराइज कहां से हुई, मैं तुम्हें बताता हूं। और इन्होंने मार्केट में आकर के एक बहुत अच्छा नारा दिया जिसका नाम है ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। क्या बोला इन्होंने, अब बात सुनना मेरी, उनने सिर्फ और सिर्फ एक बात कही, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। भाई साहब ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला है क्या, ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला है क्या, भाई साहब ये बता दो हमें तो ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला का सीधा सा मीनिंग है सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, जो पहले से ही एग्जिस्ट कर रही है, जो पहले से ही ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, वहीं से ही सेल अराइज हो रही है। कहने का मतलब ये है कि हम लोगों का जो, अगर हम बात करें तो हम लोग कहां से आए, ऑब्वियसली हमारे पेरेंट्स से आए। तो कहने का मतलब क्या है, पेरेंट्स ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे ना, सीधी सी बात है। अगर उनके पेरेंट्स की बात करें, जैसे कि नाना नानी जी, दादा दादी जी की अगर अपन बात करें, तो वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करते थे, सीधी सी बात है। वही चीज यहां पे उन्होंने कही क्या, कि भाई जो पहले से ही एग्जिस्ट है, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, उसी से ही जो है नई सेल आती है। और ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला ये मार्केट में आकर के इतना छा गया कि जहां देखो वहां पे रुडोल्फ विर्चो, या रुडोल्फ विर्चो का नाम लीजिए या फिर ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला लीजिए, दोनों का मीनिंग एक ही था। और मार्केट के अंदर जो
एमजी स्लाइडेन और टी स्वान का नाम चल रहा था। इसके बाद में फिर नाम आया हमारे पास है बहुत इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। फटाफट से देखो बेटा, फिर आगे चलेंगे अपन। ओके, फटाफट से देख लो जो आपको आगे की तरफ नजर आ रहे होंगे। फर्स्ट नंबर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पे, रुडोल्फ विर्चो है। ओके, नीचे इनका नारा लिखा हुआ है ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला। नारा नहीं है बेटा, ओके, वो तो बस मैंने आप लोगों को एक तरीके से याद रहे और कुछ नहीं, ठीक है। याद रहने के लिए मैंने आप लोगों को नारा बताया। उन्होंने बताया था ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला होता है, और उसका मीनिंग क्या है, जो ऑलरेडी सेल एग्जिस्ट कर रही है उसी से ही न्यू सेल्स अराइज होती हैं, ठीक है ना। लिविंग सेल की अगर अपन बात करते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कंपाउंड्स ऑफ वन और मोर सेल्स, बहुत सारी सेल्स से मिलकर के बने हो सकते हैं, नो प्रॉब्लम। और हम बात करें बेसिक यूनिट है वो क्या है, सेल ही है। बात समझ में आ गई ना। फटाफट से देखो, यहां पर आकर के सेल के लिए सबकी तलाश खत्म हो गई थी, ठीक है। सेल की डिस्कवरी हो गई, सेल की डिस्कवरी के बाद सेल थ्योरी हो गई, और सेल थ्योरी के बाद में जब इन्होंने किसी ने पूछा होगा कि भाई आप लोगों ने सब कुछ बता दिया लेकिन आपने एक चीज नहीं बताई, वो ये कि सेल अराइज कहां से हो रही है। तो सेल अराइज के लिए जो सबसे बढ़िया हमारे साइंटिस्ट से बहुत सीधे थे, इनका नाम था रुडोल्फ विर्चो। मुझे लगता है यहां तक आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, बिल्कुल क्लियर रहेगा। ओके, अब जो क्वेश्चंस आएंगे, ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला रिलेटेड विद रुडोल्फ विर्चो, बात समझ में आएगी ना। अगर हम ये कहें कि रुडोल्फ विर्चो का जो स्टेटमेंट है वो क्या है, सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। ध्यान से सुनना बेटा, मैं आप लोगों को पहले ही बता रहा हूं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है ये, डायरेक्ट, ये कंप्लीट स्टेटमेंट लिखा हुआ मिलेगा आप लोगों को पेपर के अंदर, कुछ भी नहीं छूटेगा, एज इट इज आपको ये स्टेटमेंट पेपर में देखने को मिलेगा पक्का। ओके, या तो रुडोल्फ विर्चो के बारे में मिलेगा या ये स्टेटमेंट में दे दिया जाएगा, और नीचे आपको 4 साइंटिस्ट का नाम दे दिया जाएगा कि रिलेशन बताइए किसके साथ में इनका रिलेशन है। ओके, बात समझ में आ गई ना कि आपको किस तरीके से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने। अभी तक हम लोगों ने 6 क्वेश्चंस को देख लिया है। ओके, अगर आप लोगों को पता लग रहा होगा तो धीरे धीरे यहां से हमारे क्वेश्चंस किस तरीके से बन रहे हैं वो चीज आपको लोगों को धीरे धीरे समझ में आ रही होगी। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, सेल के बारे में और आगे देखते हैं, ठीक है ना। अब सेल थ्योरी के बाद में जब रुडोल्फ विर्चो ने बताया कि भाई एक बार बताओ, अब जो सेल थ्योरी है उस सेल थ्योरी को थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दो, आप लोग कुछ मत करो, ठीक है। क्यों? क्योंकि यार एक बार बताओ, जब एक नया स्टेटमेंट मार्केट के अंदर आ चुका होता है, जब मार्केट के अंदर कोई नई वेराइटी आ जाती है, तो आप लोगों को पता है कि उस चीजों में कुछ ना कुछ चेंजेस आ जाते हैं। तो सेल थ्योरी तो ऑलरेडी आ चुकी थी, तो सेल थ्योरी को तो सेल थ्योरी का कहा ही जाएगा, ठीक है। लेकिन जब इनके इस स्टेटमेंट के बाद में जो सेल थ्योरी आई, उसे हम लोगों ने क्या कहा, उसे हम लोगों ने कहा मॉडर्न सेल थ्योरी। ओके, और मॉडर्न सेल थ्योरी के स्टेटमेंट्स आप लोगों को यहां पे नजर आ रहे होंगे, फटाफट से देखिए। और नीचे की तरफ एक क्वेश्चन है बहुत प्यारा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए, फटाफट से मुझे आंसर दीजिए। आप लोगों को मैंने सेल थ्योरी के बारे में बता दिया, और मॉडर्न सेल थ्योरी के सारे पॉइंट्स यहां पे लिखे हुए हैं, और उसके बाद में भी एक बहुत प्यारा क्वेश्चन यहां पे आप लोगों को नजर आ रहा है। ओके, फटाफट से देखो, व्हाई इज सेल थ्योरी बेटर देन द मॉडर्न सेल थ्योरी, बताइए। ऊपर आप मॉडर्न सेल थ्योरी के सारे पॉइंट्स को आप कॉपी कर लीजिएगा फटाफट से। ऑल ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेल, ठीक है, ये हम स्टार्टिंग से देखते हुए आ रहे हैं। ओके, ये चीज मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बता दिया था। इसके बाद में रुडोल्फ विर्चो ने ये बताया ओमनिस सेल्युला ई सेल्युला, ठीक है। और जो सेल होती है वो हमारे हेरिडिटी मटेरियल को कन्वे करती है, ठीक है। इसके अलावा हम बात करेंगे, सेल इज अ स्मॉल मास ऑफ प्रोटोप्लाज्म यूजुअली कंटेनिंग अ न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियर मटेरियल अलोंग विद सम ऑर्गेनेल्स। सेल आर फिजियोलॉजिकल यूनिट ऑफ लाइफ, और जितने भी मेंटेनेंस का काम अगर अपन बात करें तो उसके लिए हमें सेल के ऊपर ही कहीं ना किसी रूप में हमें डिपेंड होना पड़ता है। अब हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो ये है कि व्हाई इज सेल थ्योरी बेटर देन द मॉडर्न सेल थ्योरी। क्यों मॉडर्न सेल थ्योरी जो है बेटर है सेल थ्योरी की अपेक्षा, बताइए फटाफट से। मैं आपके कमेंट का वेट कर रहा हूं, फटाफट से कमेंट करिए मुझे। अरे यार एक बार बताओ, पुरानी वाली जो सेल थ्योरी थी
और नई वाली सेल थ्योरी जो आई है, अगर इनके बारे में अपन थोड़ा सा कंपेयर कर लें तो हमें समझ में आ जाएगा कि क्यों बेटर है। फटाफट से कमेंट करो यार। इतना जान डाल के पढ़ाया है, अभी तक ओनली हम लोगों ने 3 या 4 स्लाइड्स देखी है बेटा। पता है इन चीजों के ऊपर इतना ज्यादा एम्फेसाइज नहीं किया जाता, जबकि क्वेश्चन तो डायरेक्ट यहां से देखने को मिलते हैं। ओके, सेल की डिस्कवरी किसने की थी? रॉबर्ट हुक। पहला क्वेश्चन हम लोगों के पास में आ गया। बताओ माइक्रोग्राफिया का रिलेशन किसके साथ में? दूसरा क्वेश्चन आ गया। रुडोल्फ विर्चो की जो बुक है उसका नाम बताइए? तीसरा क्वेश्चन आ गया। ओमनी सेल्यूला ई सेल्यूला का रिलेशन किसके साथ में? चौथा क्वेश्चन आ गया। लिविंग सेल की डिस्कवरी किसने की थी? एंटोन वॉन लीeuwenhoek ने करी थी। पांचवा क्वेश्चन आ गया। बताइए कितने सारे क्वेश्चन यहीं पे ही देखने को मिले, इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए यहाँ पे क्वेश्चन लिखा। फटाफट से देखो यार। क्यों बेटर है, इसका जवाब दीजिए। और आप लोगों के लिए यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस भी हैं, वो क्वेश्चंस भी आप लोगों को दिखाने देखने हैं। हो गया, चलें आगे। देखिए, व्हाई इज सेल थ्योरी बेटर देन द मॉडर्न सेल थ्योरी? अरे यार, अब आप लोगों को यहां पे नजर आ रहा होगा द मॉडर्न सेल थ्योरी। अगर अपन बात करें तो सेल थ्योरी इसकी वजह से, क्योंकि सेल प्रिंसिपल इज एप्लीकेबल फॉर ऑलमोस्ट टू ऑल लिविंग थिंग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स एंड एनिमल। सेल प्रिंसिपल इनकॉर्पोरेट्स नियरली ऑल द मॉडर्न फाइंडिंग ऑफ अ सेल। कहने का मतलब यह है कि जो पुरानी वाली सेल थ्योरी थी वो ओनली 2 ही पॉइंट्स के ऊपर डिपेंडेंट थी, लेकिन यहां पे हम बात करें मॉडर्न सेल थ्योरी की, तो मॉडर्न सेल थ्योरी चाहे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो चाहे प्लांट सेल हो, सभी के लिए एप्लीकेबल है। इसीलिए जो मॉडर्न सेल थ्योरी है वो सेल थ्योरी की अपेक्षा ज्यादा बेटर है। बात समझ में आ रही है ना? मैंने आप लोगों को पहले ही बताया था कि पहले वाली सेल थ्योरी और मॉडर्न सेल थ्योरी, इन दोनों को अगर अपन कंपेयर कर लेंगे तो हमारा आंसर निकल करके आ जाएगा। वही चीज यहां पर है, फटाफट से देख लो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप। ओके, इसीलिए मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं, फटाफट से। हम लोगों को आगे बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं बेटा, फटाफट से देखो यार। स्कूल वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं और ओलंपियाड्स वाले क्वेश्चंस भी देखने हैं। ठीक है, हो गया, आगे बढ़े, चलो ठीक है। अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ सेल के बारे में। टाइप्स ऑफ सेल के बारे में अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे पास में जो आता है, ऑन द बेसिस ऑफ टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सेल्स आर 2 टाइप्स। पहले नंबर की हम बात करते हैं वो है हमारे पास में प्रोकैरियोटिक सेल, और दूसरा है हमारे पास में यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल का सीधा सा मतलब ये होता है बेटा कि सेल ऐसी सेल है वो, जो प्रोकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात कर रहे हैं तो ऐसी सेल है वो जो अनडेवलप्ड है, सीधी सी बात है। ओके, ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है। और हम ये कह सकते हैं यूकैरियोटिक सेल की अगर अपन बात करें तो सबसे अच्छा एग्जांपल मैं या आप, हम लोग क्या हैं, यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर काउंट करते हैं हम लोगों को, ठीक है। अरे भाई एक बार बताओ, हमारे अंदर वेल डेवलप्ड एक सिस्टम बना हुआ है, एक्सक्रीशन सिस्टम है, रेस्पिरेशन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, सारे के सारे सिस्टम बने हुए हैं भाई साहब। लेकिन अगर अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर तो इनके अंदर ऐसा कुछ नहीं पाया जाता। ओके, इनके अंदर बहुत सिंपल स्ट्रक्चर होती है और वही चीज यहाँ पे आप लोगों को देखने को मिल रही होगी। प्रो का मतलब पहले, बिफोर, और कैरियन का मतलब न्यूक्लियस जो होता है ना, इनका कहने का मतलब न्यूक्लियस है क्या सेल का। सेल जो है भाई, सेल तो हमने पूरा का पूरा कंपार्टमेंट बताया था, जैसा कि रॉबर्ट हुक ने हम लोगों को बताया कि ये बाहर की तरफ जो कंपार्टमेंट है ना, जो बाहर, बात सुनना एक बार वापस, हम रॉबर्ट हुक साहब की बात को वापस यहाँ पे लेकर के आ रहे हैं। भाई रॉबर्ट हुक साहब ने हम लोगों को ये बताया था कि ये जो आप लोग देख रहे हो इस कंपार्टमेंट का नाम है सेल। ओके, ये चीज है सेल। तो
लेकिन इसके अंदर यहाँ पे क्या होगा, इसके अंदर यहाँ पे सेल का ब्रेन होगा, ओके, और जिसे क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस कहा जाता है। अब यहाँ पे बताओ, जब यहाँ पे लिखा हुआ है प्रो और कैरियोन, भाई कैरियोन का सीधा सा मीनिंग होता है बेटा न्यूक्लियस। अरे भाई जब न्यूक्लियस दिमाग ही डेवलप्ड नहीं होगा तो सीधी सी बात है वो कैसा होगा, सिंपल होगा। लेकिन अगर अपन यूकेरियोटिक की बात करते हैं तो यूकेरियोटिक में होता क्या है, एक प्रॉपर न्यूक्लियस होगा, प्रॉपर सेल ऑर्गेनेल्स होंगे, तभी तो ये कैसी स्ट्रक्चर होगी। अरे भाई कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होती है यूकेरियोटिक सेल्स, ओके। वही चीज यहाँ पे लिखी हुई है, फटाफट से देख लो फिर चलते हैं आगे, ओके। बहुत ही प्यारा ऑर्गेनाइजेशन होता है इनका, मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स, इसके अंदर अपन बात करते हैं, ठीक है। मल्टी सेल्यूलर और यूनिसेल्यूलर दोनों टाइप के हो सकते हैं। एग्जाम्पल्स की अगर अपन बात करते हैं, प्रोटिस्ट है, फंजाई है, ओके, प्लांट्स है, और एनिमल्स के बारे में तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया कि एनिमल्स वगैरह में हम लोगों को भी काउंट किया जाता है। एक मिनट, हम बात करते हैं एवरी यूकेरियोटिक सेल्स कंटेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन बाउंड न्यूक्लियस। अरे भाई जब पूरी की पूरी स्ट्रक्चर एक कॉम्प्लेक्स है तो स्ट्रक्चर भी कैसी होगी, कंप्लीट स्ट्रक्चर होगी ना, और जब स्ट्रक्चर कंप्लीट होगी तो कैसी होगी, मेम्ब्रेन बाउंडेड होगी। और मेम्ब्रेन का सीधा सा मीनिंग होता है बाउंड्री, ओके, जो बाहर की साइड में नजर आ रही है, जो आउटर साइड की तरफ आपको नजर आ रही है वो हमारी बाउंड्री और कुछ नहीं। मेम्ब्रेन सीधा सा मीनिंग ये होता है, ओके। चले आगे। तो आप लोगों को यहां पे समझ में आ गया होगा कि भाई सेल के टाइप्स हमने किसके, अगर अपन बात करें ऑर्गेनाइजेशन की बेसिस पे, तो यहाँ पे हमें कितने टाइप के सेल्स देखने को मिल रही है। एक तो है हमारे पास में एक तो है प्रोकैरियोटिक सेल और दूसरी है हमारे पास में यूकेरियोटिक सेल। और कैरियोन, यहाँ पे भी कैरियोन, इनका सीधा सा मीनिंग क्या होता है बेटा, इनका सीधा सा मीनिंग होता है न्यूक्लियस। और इसके अंदर जो न्यूक्लियस होगा वो कैसा होगा, अनडेवलप्ड होगा, और यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा यहाँ पे वेल डेवलप्ड होगा, चाहे वो मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो चाहे वो यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म हो। और हमने किसके बेसिस पे बात करी है, अरे भाई ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करी। फटाफट से देखो फिर आगे बढ़ेंगे, ठीक है। दूसरा टाइप भी देखेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल्स क्या हैं, यूकेरियोटिक सेल्स क्या हैं, उनके एग्जांपल्स वगैरह क्या हैं, यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर एग्जांपल की अगर मैं बात करता हूँ तो बैक्टीरिया वगैरह है, ठीक है। बैक्टीरिया है, ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम क्या बोलते हैं, साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं, ठीक है ना, BGA, ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। ब्लू ग्रीन एल्गी जिसे क्या कहा जाता है, BGA, ओके, या साइनोबैक्टीरिया भी कहा जाता है। हो गया, हो जाना चाहिए यार, बहुत सिंपल लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा सिंपल लैंग्वेज है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल क्या है और यूकेरियोटिक सेल क्या है, सेल के बारे में हम लोगों ने बहुत कुछ देख लिया है। आगे आने वाले जो क्वेश्चंस है इन्हीं पर ही बेस्ड है, टेंशन वाली बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर अपन क्या करेंगे, सेल ऑर्गेनल्स के बारे में देखेंगे, ओके। चलें आगे, चलो ठीक है, आगे देखते हैं। अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक सेल्स एंड यूकेरियोटिक सेल। अरे भाई एक बार बताओ, अगर मैं बात करूं न्यूक्लियर बॉडी की, किसकी बात कर रहा हूं मैं, न्यूक्लियर बॉडी की, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया, क्या भाई एक बार बताओ, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करता हूं, किसकी बात कर रहा हूं मैं, प्रोकैरियोटिक सेल की अगर मैं बात करता हूं तो प्रोकैरियोटिक के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, जो कैरियोन होता है, वो कैसा है, अनडेवलप्ड है, सीधी सी बात है। और अगर मैं बात करूं यूकेरियोटिक सेल के अंदर, तो यूकेरियोटिक सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसा है, अरे भाई वेल डेवलप्ड है ना। और वही चीज यहाँ पे पहले नंबर पे जो डिफरेंस हम देख सक रहे हैं वो है हमारे पास में इंसिपेंट न्यूक्लियस, ठीक है। न्यूक्लियस ऐसा होगा, न्यूक्लियस हो सकता है कि नहीं हो, अरे भाई जब न्यूक्लियस डेवलप्ड नहीं है तो उसकी मेम्ब्रेन कैसी होगी, न्यूक्लियर सब्सटेंसेस वगैरह नहीं होंगे, सीधी सी बात है। डीएनए वगैरह अगर हम बात करें, जो हमारे जो डीएनए वगैरह की अपन बात करते हैं वो कौन कंटेन करता है, न्यूक्लियस ही तो कंटेन करता है। इनके पास न्यूक्लियस ही नहीं है, इसीलिए इनके अंदर क्या होता है, वेरिएशंस वगैरह देखने को नहीं मिलते हैं। लेकिन अगर हम हमारी बात करते हैं तो यहाँ पे क्या होता है, वेल डेवलप्ड न्यूक्लियस होता है। इसी वजह से हम सबकी अगर शक्ल वगैरह की बात करें, हम सबकी अगर अगर हाव भाव की बात करें तो हम सब क्या होते हैं, एक दूसरे से बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। लेकिन अगर अपन बात करें जैसे बैक्टीरिया वगैरह के लगभग सबकी जो स्ट्रक्चर होती है बिल्कुल सेम होती है। क्यों,
क्योंकि यार एक बार बताओ, जब डीएनए को कंटेन करने वाला ही ऑर्गेनल नहीं है तो वेरिएशंस आएंगी कहां से, इवोल्यूशन होगा कैसे? सीधी सी बात है ना? वही चीज यहां पे देखने को मिल रही होगी। यहां पे क्या होगा, बिल्कुल एग्जैक्ट न्यूक्लियस होगा। और जब न्यूक्लियस होगा ना भाई साहब, तो न्यूक्लियस को कंटेन करने के लिए न्यूक्लियर की मेम्ब्रेन वगैरह भी होंगी। और न्यूक्लियस का जो ब्रेन होता है उसे कहा जाता है न्यूक्लियोलस। ओके, और वो भी प्रेजेंट होगा यहाँ पे। और यहाँ पे हम बात करें वही क्रोमोसोम्स वगैरह, डीएनए जो हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होते हैं, ओके, जो वेरिएशंस वगैरह क्रिएट करने में काम आते हैं, वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही। तो पहले नंबर का जो डिफरेंस है हमारे पास में न्यूक्लियर बॉडी, वो पूरा का पूरा हम लोगों को यहाँ पे क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हम बात करें माइटोसिस। आप लोगों ने ये नाम सुना होगा लगभग, नहीं सुना तो आज सुन लीजिए। एक मिनट, ये बोर्ड हमसे नाराज क्यों चल रहा है? देखो, ये हमारा जो वर्ड है ये काम आएगा सेल डिवीजन के अंदर। किसके अंदर? सेल डिवीजन के अंदर। ओके, सेल डिवीजन जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे मियोसिस, माइटोसिस, इस तरीके से वर्ड्स वगैरह हमारे वहां पे काम आते हैं। ठीक है, तो सेल डिवीजन की अगर अपन बात करते हैं तो सेल डिवीजन में यहाँ पे कोई माइटोसिस देखने को नहीं मिलेगा। सर माइटोसिस क्या होता है? टेंशन ना लो, सेल डिवीजन जब हम पढ़ेंगे तो वहां पे मियोसिस भी पढ़ेंगे, माइटोसिस भी पढ़ेंगे, पूरा का पूरा सेल डिवीजन बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, बस हमें यहाँ पे डिफरेंस को देखना है कि माइटोसिस है क्या, इट्स अ पार्ट ऑफ सेल डिवीजन। और यहाँ पे माइटोसिस देखने को नहीं मिलता है, यहाँ पे आपको माइटोसिस देखने को मिलेगा। दोनों के दोनों डिफरेंस अभी तक हम लोगों को क्लियर हो गए होंगे। दोनों क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, और आप लोग इस चीजों को इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट हम बात करें डीएनए अरेंजमेंट। अरे यार एक बार बताओ, जब हम लोगों ने ये देख लिया तो इसको समझने में कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम इन प्लाज्मा मेम्ब्रेन। लेकिन यहां पे अगर अपन बात करते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। और माइटोकॉन्ड्रिया, बस एक बात ध्यान रखना आप, हम आगे देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया, इसे क्या कहा जाता है? पावर हाउस। अरे भाई पावर हाउस है हमारी बॉडी का, समझ रहे हो? जो भी एनर्जी वगैरह बन रही है, यार एक बार बताओ, जब हम खाना खाते हैं उस खाने को खाने के बाद में रेस्पिरेशन करते हैं, और रेस्पिरेशन में क्या होता है? हमारी बॉडी के अंदर क्या जा रही है? एयर जा रही है। ठीक है, क्या जा रही है? एयर जा रही है। और एयर के अंदर क्या है? ऑक्सीजन। और उस ऑक्सीजन की वजह से क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है फूड का। और उस ऑक्सीडेशन की वजह से क्या बनती है? एनर्जी। और वो एनर्जी वाला जो पार्ट है वो कहाँ होगा? वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। बात समझ में आ रही है ना? वो कहाँ होगा बेटा? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही होगा। और यहाँ पे ऐसा कोई प्लाज्मा, सेल प्लाज्मा के अंदर ही ऐसा काम होता है। यार एक बार बताओ, जब सेल ही अनडेवलप्ड है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वगैरह ही नहीं है, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कंट्रोल करने वाला कौन होगा? तो सारा का सारा काम कहाँ पे होगा? प्लाज्मा के अंदर ही काम होगा। कहने का मतलब जो जेली लाइक सब्सटेंसेस होता है ना, उस जेली लाइक सब्सटेंसेस के अंदर ही सारा का सारा लगभग काम हो चुका होता है यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें फोटोसिंथेटिक अपैरेटस। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया क्या कि यूकेरियोटिक सेल्स के बारे में जब हमने पढ़ा था तो प्लांट सेल का एग्जांपल भी आया था। और प्लांट सेल्स क्या करते हैं? अरे यार फोटोसिंथेसिस 7th क्लास के अंदर पढ़ के आए हो, 8th क्लास में तभी तो आए होंगे ना आप लोग। ठीक है, कोई ऐसा है कि बिना 7th क्लास पढ़े डायरेक्ट 8th क्लास के अंदर आ गया? ऐसा तो हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ ऐसा मुमकिन है कि कोई बच्चा फर्स्ट को ना पढ़े डायरेक्ट सेकंड में आ जाए, सेकंड को ना पढ़े थर्ड में आ जाए, लेकिन लगभग 5th के बाद में फिर ऐसा कुछ सीन ऐसा होता नहीं है। वही चीज यहाँ पे देखने को मिल रही है बेटा। देखो 7th क्लास की अगर अपन बात करें तो 7th क्लास के अंदर हमारा बायोलॉजी का सबसे पहला चैप्टर है न्यूट्रिशन। कुछ याद आया? सर बहुत अच्छे से याद आ गया, लेकिन क्या याद आ गया ये भी बता दीजिए भाई। 7th क्लास में हम लोगों ने पढ़ा तो है, लेकिन क्या पढ़ा है वो नहीं पता। ठीक है ना? देखो अगर आपने अगर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा ना बेटा, तो आप लोगों को पता होगा कि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस एक पूरा चैप्टर, पूरा का पूरा न्यूट्रिशन के अंदर एक पार्ट आता है। वहां पे फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया जाता है। और फोटोसिंथेसिस होता है ना, अरे भाई यहाँ पे तो क्या होगा? इंटरनल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे किसके अंदर होगा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर होगा। किसके अंदर होगा? क्लोरोप्लास्ट। और क्लोरोप्लास्ट है क्या? अरे भाई क्लोरोफिल होते हैं। बात सुनना, याद करो, क्लोरोफिल होते हैं। क्लोरोफिल कैसे होंगे? क्वांटासोम्स। और क्वांटासोम्स के अंदर क्या होता है? फोटोसिंथेसिस होता है। इसे कहते हैं यूकेरियोटिक सेल। देखो कितना इलेब्रेशन और कितना इवोल्यूशन आपको लोगों को देखने को मिल रहा है। हर आदमी की हर
पार्ट की, आदमी तो कैसे बता सकते हैं अपन, हर एक पार्ट होगा, उस पार्ट की एक रेस्पॉन्सिबिलिटी होगी। लेकिन यहाँ पे किसके अंदर हो रहा है, मेम्ब्रेन के अंदर ही हो रहा है। बताओ, ज्यादा अंदर जाने की जरूरत नहीं, बस वहीं पे काम हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं गोल्जी बॉडीज। अरे भाई ये सारे के सारे क्या हैं, गोल्जी बॉडीज, क्लोरोप्लास्ट, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेल ऑर्गेनल्स हैं, सेल के पार्ट्स हैं। अगर हम बात करें किसकी, प्रोकैरियोटिक सेल्स की अगर अपन बात करते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल में क्या होता है, गोल्जी बॉडीज होती ही नहीं है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट भी नहीं होता और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी नहीं होता। लेकिन अगर अपन बात करें तो यहाँ पे क्या होगा, गोल्जी बॉडी होगी। क्यों, क्योंकि गोल्जी बॉडी का बहुत अहम रोल होता है। क्या होता है भाई साहब, आप लोगों को एक बार बता दूं, जो न्यूक्लियस से जो क्रोमेटिन वगैरह आते हैं, जो प्रोटीन वगैरह आते हैं ना, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से होते हुए उसको पैकेजिंग का काम कौन करता है, गोल्जी बॉडीज करती हैं। बात समझ में आ रही है। और क्लोरोप्लास्ट जो है वो क्या है, पिगमेंट है, सीधी सी बात है ना। और वो चीज यहाँ पे तो एब्सेंट है और यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। नेक्स्ट हमारे पास में आता है वो है राइबोसोम। राइबोसोम की अगर अपन बात करते हैं, अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो यहाँ पे किस टाइप के होंगे, 70S। सर ये S का मतलब समझ में नहीं आया, यही कहोगे आप मेरे को। और यहाँ पे 80S, यही कहोगे ना। थोड़ा सा नीचे की तरफ झुका हुआ है, छुप रहा होगा मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है ना बेटा, वो कौन से टाइप के हैं, 70S के हैं। और यहाँ पे जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो कौन से टाइप के, 80S के हैं। बात समझ में आ रही है। अब ये जो चीज है ना, ये अपन पूरा का पूरा राइबोसोम पूरा का पूरा एक क्लास के अंदर देखेंगे कि किस तरीके से राइबोसोम्स की यूनिट्स बनती हैं और ये एस जो वर्ड है ये किसको डिफाइन करता है। और एस के बाद में अपन बात करेंगे कि इनकी जो यूनिट्स होती हैं, जब आप इनको देखोगे ना तो 80 जो है अलग अलग यूनिट से मिलकर के बना हुआ होता है। जब आप कहोगे कि सर इनका तो अगर अपन एडिशन करें तो इनका एडिशन तो 80 से ज्यादा हो रहा है। अरे भाई एक बार बताओ, मैथ्स पढ़ रहे हो कि बायोलॉजी पढ़ रहे हो, ठीक है, तो बायोलॉजी पढ़ रहे हो ना, तो यहाँ पे बायोलॉजी के हिसाब से चलना अपन लोगों को, ठीक है। बात समझ में आ गई। एक बार फटाफट से देख लो सरसरी निगाहों से, फिर आगे बढ़ेंगे अपन। फटाफट से देख लो, आप लोगों के चक्कर में क्वेश्चंस रह जाएंगे, मुझे ऐसा लगता है थ्योरी वाला पार्ट ही रह पाएगा हमारा। माइटोकॉन्ड्रिया, ज्यादा दिमाग में लोड लेने की जरूरत नहीं है। माइटोकॉन्ड्रिया सीधी सी बात है, क्या होता है, अरे भाई पावर हाउस ऑफ द सेल होता है, ओके। और जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि अगर आप लोगों को हमारे साथ में जुड़ करके बहुत सारी प्रैक्टिस करनी है, इस टाइप के क्वेश्चंस वगैरह और भी आप लोगों को देखना है, जैसा कि आप लोगों को नजर आ रहे होंगे, ठीक है। उन क्वेश्चन को जोड़ने के लिए और भी ज्यादा प्रैक्टिस करने के लिए बेटा आप लोगों को क्या करना है, मेरा कोड यूज करना है। आप जैसे ही मेरा कोड यूज करोगे, जो भी आपकी क्लासेस वगैरह हैं वहां पे आप लोगों को क्या होगा, अरे आप लोगों को क्लासेस वगैरह मिल जाएंगी, प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे पेपर सेट वगैरह मिल जाएंगे। और अगर किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे साथ में पर्सनल अटैचमेंट रख सकते हो, ओके। देखिए फटाफट से, चलें आगे। मुझे लगता है अब आगे चल सकते हैं, ठीक है। देखो अब हम बात करते हैं, अभी तक हमने ऑर्गेनाइजेशन के बेसिस पे बात करी थी, अब हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ सेल्स। अरे भाई नंबर ऑफ सेल के बारे में अगर अपन बात करें तो दो टाइप के सेल्स होते हैं, एक तो होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म और एक होते हैं मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अब यूनिसेल्युलर के नाम अगर मैं लेता हूं तो यूनिसेल्युलर में आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि सर एक ही सिंगल सेल होगी। अरे भाई आप नहीं आओ, हमें दूसरे से मतलब है अभी, ठीक है, ओके। सिंगल सेल ही है, ओके। और वही सिंगल सेल सारे के सारे काम करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है, जिसे कहा जाएगा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म। अगर एग्जांपल की हम बात करते हैं, सबसे बढ़िया अमीबा यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म होती है। पूरा का पूरा जो उसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है उसी से मूवमेंट करता है, उसी से ही वो क्या करता है, सूडोपोडिया फॉर्म करता है, और उसी से ही वो क्या करता है, एक्सक्रीशन करता है। बात समझ में आई ना। ये होता है यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, ओके। और वहीं से उसके रिप्रोडक्शन वाला प्रोसेस भी हो चुका होता है। यहां पे अगर हम बात करें सारी की सारी प्रोसेस, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, ग्रोथ, रिप्रोडक्शन, सारी की सारी प्रोसेस उस एक सेल से होती है। लेकिन अगर अपन बात करें मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म, तो मल्टी सेल्युलर ऑर्गेनिज्म जैसा कि यहाँ पे नाम ही बता रहा है कि भाई साहब आपके पास में एक
प्रॉपर फंक्शनिंग होगी, एक प्रॉपर प्रोसेस होगा जिसके थ्रू आप क्या कर सकते हो, अरे भाई एक्सक्रीशन कर सकते हो, एक्सक्रीशन के लिए एक्सक्रीटिव सिस्टम होगा, सांस लेने के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम होगा, डाइजेस्ट करने के लिए डाइजेस्टिव सिस्टम होगा। आप लोगों ने पढ़ा होगा न्यूट्रिशन वाले चैप्टर के अंदर। तो पूरा का पूरा क्या है, एक कॉम्प्लेक्सिटी वाली बात कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। और वो कहा जाएगा किसके अंदर, वो किसके अंदर काउंट होगा बेटा, वो काउंट होगा हमारे मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म के अंदर। फटाफट से देखो फिर आगे चलेंगे, ठीक है। हो गया, ठीक है, हो जाना चाहिए, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, चलो ठीक है। ये पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन की लाइफ होती है। जैसे कि आप लोगों को मैंने आप लोगों को स्टार्टिंग में बताया था कि किस तरीके से जो सेल है वो सारे के सारे प्रोसेस के अंदर, सारी की सारी एक्टिविटीज के अंदर किस तरीके से पार्टिसिपेट कर रहा है। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो सेल है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है, ठीक है ना। और सेल से मिलकर के क्या बने हुए हैं, टिश्यू मिलकर के बने हुए हैं, ओके। और जो एक क्या करते हैं, स्पेसिफिक फंक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ भी स्पेसिफिक जॉब या स्पेसिफिक फंक्शन उसी को करेंगे, ठीक है। टिश्यू की बात करें, टिश्यू क्या है, ग्रुप ऑफ सेल्स है, सीधी सी बात। अब ये क्या होंगे, ये कंसिस्ट होकर के क्या बनाते हैं, ऑर्गन बनाते हैं। लीवर क्या है, एक ऑर्गन है, बात समझ में आ रही है ना, क्या है, एक ऑर्गन है। और ये सारे के सारे ऑर्गन मिलकर के क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। और ऑर्गन सिस्टम क्या करते हैं, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक पूरा का पूरा प्रॉपर फंक्शनिंग करते हैं। इस तरीके से जो लिखा हुआ है पहले नंबर की लाइन में, आप लोगों को दोबारा बता रहा हूं। जब हमने इस लेक्चर को स्टार्ट करा था तो मैंने आप लोगों को बताया था अ सेल इज द यूनिट ऑफ लाइफ। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर सेल किस तरीके से ऑर्गेनिज्म की लाइफ या यूनिट ऑफ लाइफ है। समझ में आ रही है ना मेरी बात, किस तरीके से यहाँ पे आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि हमने क्यों कहा है सेल को यूनिट ऑफ लाइफ, अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात समझ में आ गई होगी, बिल्कुल क्लियर है, ओके। अब हम चले प्रैक्टिस के ऊपर कि देखना है, फटाफट से देख लो एक बार। चलो ठीक है, अब यहां पे आप लोगों के पास में कुछ स्कूल वाले क्वेश्चन हैं हमारे पास में। व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, मैंने आप लोगों को जो कि आप स्टार्टिंग में बताया था बेटा, इस क्वेश्चन को दिमाग में रखना, याद करो। पहले नंबर का क्वेश्चन हमने सोल्व करा था, नेक्स्ट नंबर के क्वेश्चन को हम लोगों ने कहा था कि इस क्वेश्चन को मैं आप लोगों को बाद में डिस्कस करूंगा। वही क्वेश्चन सबसे पहले आया हमारे पास में, व्हाट इज अ सेल मेड ऑफ, किससे मिलकर के बनी हुई है सेल, बताइए फटाफट से। इसके बाद में प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस भी हमारे पास हैं, उन प्रैक्टिस वाले क्वेश्चंस को आप लोगों के लिए होमवर्क में दूंगा, ठीक है। देखिए, अ सेल इज बेसिकली मेड ऑफ बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, प्रोटीन, लिपिड्स, कार्बोहाइड्रेट्स एंड न्यूक्लिक एसिड्स, ठीक है। दीज बायोमोलिक्यूल्स आर ऑल मेड ऑफ कार्बन, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। बात समझ में आ रही, ग्लूकोज वाला सिस्टम है, ठीक है। प्रोटीन एंड न्यूक्लिक एसिड हैव नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ अ सेल, सेल का मेन फंक्शन क्या है, बताइए फटाफट से। अरे यार एक बार बताओ, जो भी हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर है, जो भी हमारी बॉडी की फंक्शनिंग है, उसके अंदर कौन पार्टिसिपेट कर रहा है, सेल ही तो पार्टिसिपेट कर रही है ना, इतना सोचने की जरूरत है ही नहीं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल के कि कौन कौन से 11 फंक्शन है। अरे यार, मूवमेंट है, सिक्रेशन है, इजेशन है, एक्सक्रीशन है, बायोसिंथेसिस, जितने भी प्रोसेस हैं ये सारे के सारे किसके हैं भाई साहब, अरे यार सेल के ही है, सीधी सी बात है। क्यों, क्योंकि सेल के बारे में हम ऑलरेडी बता चुके हैं, अ यूनिट ऑफ लाइफ, अ फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। नेक्स्ट है हमारे पास में, व्हाई इज द सेल इंपॉर्टेंट, सेल इंपॉर्टेंट क्यों है, बताइए फटाफट से। अगर सेल नहीं होगी तो हमारी बॉडी क्या होगी, फंक्शनिंग नहीं कर पाएगी प्रॉपर, ठीक है। और टिश्यूज वगैरह नहीं होंगे, सीधी सी बात है, कुछ भी संभव नहीं है। वही चीज यहां पे लिखी हुई है, सेल्स आर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, सेल प्रोवाइड स्ट्रक्चर फॉर द बॉडी, सही बात है। न्यूट्रिएंट्स,
फ्रॉम फूड एंड कैरी आउट इंपॉर्टेंट फंक्शन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट फंक्शंस को परफॉर्म करती है। नेक्स्ट हमारे पास में जो क्वेश्चन है वो ये है, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अरे यार अभी जस्ट इससे पहले वाली स्लाइड में हम लोगों ने देखा था सेल, टिश्यू, ऑर्गन सिस्टम, ओके, वही चीज यहां पे आप लोगों को नजर आ रही होगी। इसीलिए कहा जाता है दैट इज व्हाई द सेल कॉल्ड फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। बात समझ में आ गई। लास्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल। व्हाट इज द बेसिक यूनिट ऑफ सेल, बताइए फटाफट से। सेल की अगर अपन बात करते हैं, जो पहले नंबर की जो लाइन थी वो आप लोगों को यहां पे एज इट इज लगा देनी है, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ है, ओके। सेल क्या है, अरे यार जो भी बिल्डिंग बनी है उसके अंदर छोटे छोटे कंपार्टमेंट है, सीधी सी बात है, और उन कंपार्टमेंट से मिलकर के पूरी की पूरी बिल्डिंग तैयार हुई है। नेक्स्ट हमारे पास में जो है वो है आप लोगों के लिए प्रैक्टिस है। इन प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आप लोगों को करना है। एक फर्स्ट नंबर का जो क्वेश्चन एक बार मैं आप लोगों को बता दूं, द टर्म सेल वाज गिवन बाय, सेल किस जो टर्म है वो किसने दी थी, सेल नहीं अप्लाइड हो सकती। कौन सा एग्जांपल है यहाँ पे आप लोगों को नजर आ रहा होगा, इसके बारे में मैं नेक्स्ट क्लास में वापस आप लोगों से डिस्कस करूंगा, टेंशन वाली बात नहीं है। अ प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ, प्रोटीन है, सेलुलोज है, लिपिड है, स्टार्च। जो फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बोला था कि मैंने आप लोगों को ये क्वेश्चन छुड़वाया था, वही क्वेश्चन यहाँ पे रिपीट होकर के आ गया है ना बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, विच वन डू नॉट हैव सेल्यूलर स्ट्रक्चर। आप लोगों को इसके क्वेश्चंस देने हैं। नेक्स्ट है हमारे पास में, द एक्सेप्शन ऑफ सेल थ्योरीज, कौन सा होगा वो आंसर आप लोगों को मुझे बताना है। नेक्स्ट क्लास के अंदर पहले हम इस प्रैक्टिस वाले सेशन को क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, उसके बाद में अपन आगे बढ़ेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, सेल थ्योरी सस्पेक्टेड बाय, बहुत अच्छे से पता होगा आप लोगों को, आप कर लोगे मैं जानता हूं। विच साइंटिस्ट यूज ओमनिस सेल्यूला ई सेल्यूला। यार अब तो मतलब इतने प्यारे प्यारे क्वेश्चन है आप लोगों के पास में कि आप इजीली अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो। और जैसा कि अगर और भी ज्यादा प्रैक्टिस करनी है तो मैंने आप लोगों को बताया, आप मेरे साथ में जुड़ सकते हो, ओके। और जुड़ करके आप मेरे साथ में आराम से, अच्छे से नहीं, बहुत अच्छी प्रैक्टिस कर सकते हो, ओके। और मैंने आप लोगों को टेलीग्राम के बारे में बता दिया, आप अपना कोड यूज कर सकते हो t.me/ttb, ओके। जो भी आपकी क्लास है 080 से, जैसे 8th क्लास की अगर अपन बात करते हैं, 8th क्लास के लिए आपको 08 यूज करना होगा। 6th क्लास वाले जो स्टूडेंट है उनको 06 यूज करना होगा, ओके। नेक्स्ट हम बात करते हैं सेल मेम्ब्रेन इज, ये मैं आप लोगों के लिए थोड़ा सा मान सकता हूं कि थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन हो सकता है, ये वाला थोड़ा सा, ज्यादा नहीं थोड़ा सा। इस क्वेश्चन को पहले अपन क्या करेंगे, और भी ज्यादा समझेंगे, ठीक है, उसके बाद में इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, टेंशन वाली बात नहीं। थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है, बाकी आप सारे के सारे क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़े। थैंक यू वेरी मच। अगर आपको किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम वाली बात है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा, ठीक है। अभी हमारी फर्स्ट क्लास स्टार्ट हुई है, अभी से अगर अपन बिल्कुल ईमानदारी के साथ में नोट्स बनाते हुए चलेंगे, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं आएगी आगे तक, ठीक है। लेकिन अगर स्किप करते चले जाएंगे, प्रैक्टिस कंप्लीट नहीं करेंगे, तो देखो आगे जाकर के वही वाली बात आती है, हम लोग क्या करते हैं, क्रैश कोर्सेज वगैरह यूज करना स्टार्ट कर चुके होते हैं, ठीक है। जब हमें प्रैक्टिस करनी है उस टाइम पे हम पहले तो क्रैश कोर्सेज वगैरह पे ध्यान दे रहे हैं, तो हमें क्या करना है, यहीं से ही प्रैक्टिस करनी है, ताकि जब हम क्रैश कोर्स पे आए तो हमें हर चीज दिमाग में पहले से ही आ जाए फटाफट। तो आप लोगों को क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, ओके। सब्सक्राइब करने के बाद में क्या करना है, बेल आइकन प्रेस कर देना, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली अवेलेबल हो जाए, ओके। और किसी तरह का कोई क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच।